कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो पावर पॉइंट खोला भी नहीं हूं, तो स्क्रीन सामने है मेरे। ईसा भारद्वाज हैज लेफ्ट द मीटिंग। अच्छा हाँ सर, ओ सॉरी, उसने गलती से ईशा के नाम से कर दिया, उसकी दूसरी आईडी से ओरिका से करेगी। हाँ तो हो गया, और ईका का ज्वाइन मैंने कर लिया। लक्ष्मी। हाँ सर, इसका सर मैंने इनकी है मेल आईडी दी थी आपको, सर पता नहीं ऐड ढंग से नहीं हुई क्या है। देखते हैं। आज आज शाम को ना, शाम को मैं तुमसे बात करूंगा, ठीक है? शाम को ओके जो सर। भी होगा ऐड कर लेंगे। हाँ ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग सर। आप तो नहीं है बच्चे कोई? रोहित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गौतम। ऋषभ भाटी अपने क्लास में हाँ है? हाँ सर। हाँ सर, न्यू है, न्यू ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। ऋषभ है और लक्ष्मी अर्चित है? आएगा एक। हम्म। हाँ सर, वो भी है। ठीक है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू किया जाए। शुरू करूं? यस सर। यस सर, करता हूँ। जी सर। तो फिर से पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। कहाँ तक क्लास हो गई थी? कहाँ तक क्लास हुई थी? कुछ तो बोलो। याद नहीं आ रहा? ये पढ़ा दिया था मौखिक संप्रेषण के माध्यम, इसके बारे में समझाया था ना? सर वैदिक काल हो गया था। वैदिक काल हो गया था। मध्यकाल हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था शायद, है ना? सर मध्यकाल नहीं हुआ था, सिर्फ वैदिक काल तक हुआ था। वैदिक। मध्यकाल का आप वैसे बता रहे थे, शॉर्ट इंट्रो दिया था बस। ओके, अब मध्यकाल पर चर्चा करते हैं। तो वैदिक काल के बारे में बता चुका था। और मध्यकाल में जब मैं चर्चा किया था, याद है ना, कि संत भक्तों की अग्रणी भूमिका, ये बात बात बताई थी ना? संत भक्तों की अग्रणी भूमिका, इसके बारे में ये तो पढ़ा ही चुका था तुम लोगों को याद नहीं आ रहा? ये संत भक्तों की अग्रणी भूमिका, उसी में राजा दाहिर की बात आई थी, उसमें सिंध प्रांत कश्मीर की बात आई थी, इस्लाम के आक्रमणों की ओके। बात आई थी, ये हाँ सब सर, तो आधुनिक काल, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आधुनिक काल। आधुनिक आपने आधुनिक काल तक तो हो चुका था ना। गांधी की भूमिका, आजादी का संदेश, फिर इसके आगे भी पढ़ा दिया था मैंने। ये कौन किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए मौखिक संप्रेषण करते वक्त, कुछ शर्तें हैं, नियम है। शब्द चयन में सावधानी, सामान्य गति से बातचीत करना, चाल न होना, है ना, अत्यधिक न बोलना, नकारात्मक शारीरिक भाव भंगिमा, ये सब तो बता चुका था आप लोगों को। हाँ पता नहीं सर, मैं तो शायद भूल गया। भूल गए? अरे सर हाँ, कोई बात नहीं। अब रिमाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो मैं हाँ बता रहा सर, हूँ? हाँ हाँ, अभी अभी याद आया। अब रिमाइंड हो रहा है सर। रिमाइंड हो रहा है ना? तो मौखिक संप्रेषण के कुछ शर्तें हैं, शब्द चयन। आधुनिक काल तक तो बता ही दिया था कि महात्मा गांधी का दौर कब से कब तक चला। फिर उसमें किसी बच्चे ने सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लिया था। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है आजादी में। मैंने तो लिया था। वे लोग मौखिक संप्रेषण ही तो था कि ताकि एक पूरा का पूरा गांधी जी के तरफ एक जन सैलाब उमड़ा था। गांधी जी ने न केवल महिलाओं को, पुरुषों को, मुसलमानों को, सबको, हिंदू मुसलमान को एकजुट करने का काम किया था, और तभी आंदोलन सफल हुआ, यस सर। है ना? तो यही सारी बातें तो लिखनी है मौखिक संप्रेषण के इतिहास के बारे में, ठीक है? उसके अलावा मौखिक संप्रेषण के कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, वो बता चुका हूं कि शब्द चयन में सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति जो शब्द बोलता है ना, अगर उसके शब्द सही नहीं है, शब्दों का चयन सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर व्यक्ति जिस प्रकार का शब्द चयन करता है, उससे उसके व्यक्तित्व का भी पता चलता है, ठीक है? सामान्य गति से बातचीत करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत तेज बोल दिए, बहुत कम बोल दिए, धीरा बोल दिए, है ना?
वाचाल ना होना, अत्यधिक अत्यधिक के बार बार अत्यधिक तेज गति से बातें ना करना, ये ठीक ठीक बात नहीं होती। नकारात्मक शारीरिक भाव भंगिमा, है ना, कई तरह के, जैसे उंगलियां हैं, आंखें हैं, होठ हैं, नाक सिकुड़ना, होठ बिचकाना, ये सब क्या है? नकारात्मक भाव भंगिमाएं हैं, है ना। आंखें लाल लाल कर लेना, नथुने फड़काना, ये क्या है? नकारात्मक शारीरिक भाव भंगिमाएं हैं, है ना। या किसी को ऐसे ऐसे करना, हाथ हाथ करना, या किसी को ऐसे करना, अंगूठे दिखाना, ये क्या है? नकारात्मक भाव ये भंगिमा। सर शायद एंट्री ले रहा है, हाँ क्या? कोई एंट्री ले रहा है शायद। अभी तक तो नहीं आया कि? हाँ आ गया। एस एस इमरान लिखा हुआ है। सर वो सिमरन है, उसने एक वो दे दिया, स्पेस दे रखा है। तो ये है अपने क्लास में है? हाँ सर, हाँ है, ये न्यू एडमिशन है। ठीक है, कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो मौखिक संप्रेषण के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। सामने वाले व्यक्ति की बात को धैर्य पूर्वक सुनना, है ना, क्योंकि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। बात खत्म होने पर प्रश्न रखना, ताकि जिज्ञासा का समाधान हो, ये नहीं कि बीच बीच में टोकते रहना। फिर आपत्तिजनक बातें ना करना, किसी के बारे में भी आपत्तिजनक बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। शब्दों के अर्थ से अनभिज्ञ होने पर ऐसे शब्दों को बोलने से बचना। ये सब मौखिक संप्रेषण के कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, इनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। ठीक है, फिर आगे मैंने बताया था मौखिक संप्रेषण के माध्यम, यहां तक आकर के बात खत्म हुई थी, है ना, कि मौखिक संप्रेषण के दो माध्यम है, परंपरागत माध्यम, आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम में लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक नाट्य, कठपुतली। और मैं उस दिन बताया था कि गीत, नृत्य, कथा, नाट्य, इन सब में कौन सा शब्द जुड़ा है? लोक शब्द जुड़ा हुआ है। लोक का मतलब क्या है? जनसाधारण, आम जनता, है ना। यानी जो जनता के बीच में जो गीत गाए जाते हैं, जो नृत्य किए जाते हैं, जो कथाएं प्रचलित हैं, जो अभिनय किया जाता है, ये सब क्या है? लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक नाट्य है। कठपुतली क्या है? मौखिक संप्रेषण के परंपरागत माध्यम है। और आधुनिक माध्यम देखिए रेडियो है। परंपरागत माध्यम में के बारे में भी बताया था कि यह ग्रामीण संस्कृति की देन है, क्योंकि यह ग्रामीण परंपरा की देन है ना। ग्रामीण संस्कृति की देन क्यों है? क्योंकि आज भी गांव में उत्सव के समय में, मांगलिक कार्यों के समय में, अनुष्ठान के समय में, यज्ञ के समय में लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, लोक अभिनय, लोक नाट्य, ये सब प्रचलित हैं। ये सब मनोरंजन के साधन है ना। गांव के लोगों के लिए मनोरंजन के ये साधन है ना। इसीलिए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के अभिन्न अंग है ना। जो मौखिक संप्रेषण के परंपरागत माध्यम है, एक तो ग्रामीण संस्कृति की देन है ही, दूसरा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के भी अंग हैं। ये जो मौखिक संप्रेषण के परंपरागत माध्यम है, लोकगीत हो या लोक नृत्य हो या लोक कथा हो, चाहे लोक नाट्य हो या कठपुतली हो, ये सब क्या है? इसमें ये सब भावनात्मक दृष्टि से समृद्ध है, संपन्न है, क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है ना। और भावनात्मक स्तर पर लोगों को आंदोलित करने में ये समर्थ भी है। यही कारण है कि जब देश आजादी के बंधन में जकड़ा हुआ था, पराधीनता के बंधन में जकड़ा हुआ था, आजादी के लिए अपना पंख छटपटा रहा था, उस वक्त जो महापुरुष थे, महानेता थे, नेता थे हमारे, वे गांव गांव में जाकर अभिनय करके, है ना, भाषण देकर, गीत गाकर, नृत्य करके लोगों की चेतना को आंदोलित किया था। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन में मौखिक संप्रेषण के परंपरागत माध्यम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना बताओ। हेलो, समझ में आ रही है बातें कि नहीं? यस सर। है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यस सर, आ रही है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे लोकगीत है, मैंने कहा ना कि मौखिक संप्रेषण के परंपरागत माध्यम कई प्रकार के हैं। लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है ना, लोक कथाएं हैं। तो ये सब
क्या है मौखिक संप्रेषण के माध्यम? क्या क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। अब आ रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही थी? आपकी सर क्लियर बहुत नहीं? क्लियर है। यार देखो, किसी के भी मोबाइल में जो सिस्टम है आपका, उसमें हो सकता है कि आपके यहाँ ही प्रॉब्लम हो, है ना? तो ये कभी कभार होता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल मेरे यहाँ से गड़बड़ी हो, आपके यहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, जी तो सर। अब हम अगर पूछेगा एग्जाम में मौखिक संप्रेषण की परिभाषा देते हुए मौखिक संप्रेषण के परंपरागत माध्यम पर प्रकाश डालें, तो मौखिक संप्रेषण की परिभाषा आप लिखेंगे। और मौखिक संप्रेषण के अनेक माध्यम हैं, अनेक परंपरागत माध्यम हैं। पहला लोकगीत, दूसरा लोक नृत्य, तीसरा लोक कथाएं, है ना, तीसरी लोक कथाएं, चौथा कठपुतली, पांचवा लोक नाट्य। इतना आप करके उसके बारे में डिस्क्राइब कर दें, आपका आंसर पूरा। तो लोकगीत के बारे में हम जानते हैं, आज का युग साइबर क्रांति का युग है। आज का युग सूचना और संचार क्रांति के विस्फोट का युग है। आज का युग भूमंडलीकरण का युग है। लेकिन आज इस साइबर क्रांति के युग में भी हिंदी फिल्मों में मौखिक संप्रेषण के परंपरागत माध्यम लोकगीत का बहुत प्रभाव है ना? क्यों प्रभाव है? आज आप देखें, बॉलीवुड भी लोक गीतों की नकल करके गाना बनाता है, गीत बनाता है ना? उदाहरण के लिए आजकल जितने भी आइटम सॉन्ग चल रहे हैं, आप लोग सुने होंगे, हैं? पल पल न माने टिंकू जिया, हैं? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये सब शीला की गाने, जवानी, शीला की जवानी, ये सब क्या है? आइटम सॉन्ग है। फेविकॉल, और ये सब कहां से लिए गए हैं? ये सब लोक से लिए गए हैं, मतलब आम जनता के बीच से लिए गए हैं। आम जनता में जो प्रचलित गीत हैं उनसे लिए गए हैं। तो भले ही साइबर क्रांति का युग है, सूचना और संचार क्रांति के विस्फोट का युग है, भूमंडलीकरण का युग है, इसके बावजूद हिंदी फिल्मों में लोकगीतों का बहुत बड़ा प्रभाव है। और जो लोकगीत होते हैं वे जनता के जुबान पर अनायास ही चढ़ने में सक्षम होते हैं। जनता के जुबान पर बरबस ही चढ़ जाते हैं, है ना, और लोग गुनगुनाते हैं, है ना। तो लोकगीतों का बहुत बड़ा महत्व है। और भारतीय संस्कृति अगर जिंदा है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के कारण जिंदा नहीं है। भारत की आत्मा गांव है, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसान है ना। तो जो लोक की धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके रहन सहन, रीति रिवाज, ये सब लोकगीत में ही, लोकगीतों में ही सुरक्षित है। और इसीलिए ये गीत आज भी प्रचलित हैं, आज भी गाए जाते हैं, और इसलिए ये लोक की धरोहर है ना। इन लोक गीतों में लोक कल्याण की भावना निहित होती है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय में जो औरतें हैं, घर की नारियां हैं, वे सोहर गाती हैं, लोक गीत गाती हैं, है ना। इसमें लोगों के हित की कामना निहित होती है लोकगीतों में, है ना। इसी प्रकार विवाह गीत, कोई ऐसा इंसान नहीं है भारत का जिसके विवाह में गीत न गाया जाता हो, है ना, क्योंकि वह विवाह नीरस हो जाएगा। तो लोकगीत लोक से जुड़े हुए हैं और इसमें कल्याण की भावना निहित होती है। उसके अलावा किसी भी समाज संस्कृति के दर्पण, रक्षक और पोषक ये लोकगीत ही होते हैं। मैंने अभी अभी बताया, अगर भारतीय संस्कृति जीवित है, जिंदा है, तो वो गांव की वजह से। और गांव के जो रहन सहन है, रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, वे सब किसमें निहित है? लोकगीत में ही निहित है। इसीलिए किसी भी समाज संस्कृति के दर्पण होते हैं लोकगीत, किसी भी समाज संस्कृति के रक्षक होते हैं लोकगीत, और किसी भी समाज संस्कृति के पोषक होते हैं, है ना। यही कारण है कि न जाने कितने आक्रमण हुए भारत पर, फिर भी भारतीय संस्कृति नहीं मरी। भारतीय संस्कृति के
और कोई भी संस्कृति हो, किसी भी संस्कृति का पतन तब होता है जब वहां के रहन सहन, वेशभूषा, खाना पीना यानी भोजन, वो सब धीरे धीरे लुप्त होने लगता है और दूसरी संस्कृति को हम अंगीकार करने लगते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति पर न जाने कितने आक्रमण हुए, कितने विदेशी आए, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी किया, लेकिन भारतीय संस्कृति हमेशा ही सदाबहार बनी रही। क्यों बनी रही? क्योंकि इसके अंदर अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, और उस परंपरा और संस्कृति को आज भी गांव के लोग जीवित रखे हुए है ना। इसीलिए लोकगीत किसी भी समाज संस्कृति के दर्पण, रक्षक और पोषक होते हैं। लोकगीत अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संस्कार संबंधी लोकगीत, अभी अभी बताया कि बच्चे के जन्म के समय, विवाह के समय, किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय, यज्ञ के समय, किसी मांगलिक कार्य के समय, उत्सव के समय, है ना। जैसे जितने भी संस्कार हैं, जैसे उपनयन संस्कार है, जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है ना, इन सभी संस्कारों में लोकगीत गाए जाते हैं, है ना। कुछ लोकगीत सामाजिक लोकगीत होते हैं, यानी सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित करने वाले लोकगीत होते हैं, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले लोकगीत होते हैं, है ना। और कुल मिलाकर जो लोकगीत होते हैं उनका पहला उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, है ना। कुछ लोकगीत ऐसे होते हैं जिसमें मजाक होते हैं, लोगों का हास्य विनोद होता है, मनोविनोद होता है। ये मनोविनोद के साधन होते हैं, लोगों के संतुष्टि के साधन होते हैं। तो लोकगीत कई प्रकार के हो सकते हैं, संस्कार संबंधी लोकगीत, सामाजिक लोकगीत और मनोरंजन परक लोकगीत। भारत में देखें तो भारत में शुरू से ही यह मान्यता रही है कि गीत नहीं तो कोई रीत नहीं। ये जो सेंटेंस है, गीत नहीं तो कोई रीत नहीं, ये मेरा खुद का है ना। और वास्तव में अगर मनुष्य के जीवन में गीत नहीं है तो उसका जीवन निरस है ना। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको गाना नहीं, गीत नहीं भी आता गाना, वह भी गुनगुनाता है, वह भी बाथरूम सिंगर बन जाता है ना। तो गीत नहीं तो कोई रीत नहीं। अब ये नहीं, गीत और गाने में अंतर होता है बेटे, गीत और गाने दोनों में अंतर है, गीत और गाना दोनों में अंतर है। गीत क्या है? गीत कविता ही तो है, और कविता ही गीत है। इसलिए पहले के जो गीत हैं, पहले गीत गाए जाते थे, उनका मूल्य होता था, उनका नैतिक मूल्य होता था, और वह सुनने में सुकून देता था, लोगों को संतुष्टि होती थी। और आज गाने गाए जाते हैं, गाने मन उबाऊ होते हैं, गाने कान फोड़ू होते हैं, है ना, और सर में दर्द पैदा करते हैं। गीत और गाने दोनों में अंतर है ना। लेकिन जिसके जीवन में गीत नहीं, उसका जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए भारत में शुरू से ही यह मान्यता रही है कि गीत नहीं तो कोई रीत नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई संस्कृति नहीं। और यह सब सुरक्षित है किसमें? लोकगीतों में। और लोकगीतों का जो प्राण तत्व है, लोकगीत के की विशिष्टता है, लोकगीत के जो आत्म तत्व है या प्राण तत्व कह लें, वह है सरलता। यानी लोकगीत कैसे होने चाहिए? सरल। यानी लोकगीत, जो भी लोकगीत होते हैं, लोक में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, वो बड़े ही सरल होते हैं, सहज होते हैं और संक्षिप्त होते हैं। ये नहीं कि 10 मिनट तक गाते रह गए। कोई कोई लोकगीत तो 2-2 मिनट 3-3 मिनट का है ना। तो संक्षिप्तता लोकगीत के प्राण तत्व है। इसके अलावा जो भी लोकगीत हैं उसमें मधुरता होती है, सुनने का मन करता है। क्यों? क्योंकि लयबद्धता होती है। और गीत क्या है? गीत में लयबद्धता होती है, लय तान सब होते हैं, है ना। तो लोकगीतों के प्राण तत्व हैं सरलता, सहजता, संक्षिप्तता, मधुरता और लयबद्धता। ये 5 तत्व, सरलता, सहजता, संक्षिप्तता, मधुरता और लयबद्धता, ये 5 तत्व लोकगीत के प्राण तत्व हैं। और अभी बताया जैसे बच्चे के जन्म, बच्चे की छठी मनाना, विवाह, बच्चे का विवाह,
जब विवाह हर घर में होता है, होते हैं, है ना, तो जन्म के समय, छठी के समय, विवाह के समय, यहाँ तक कि मृत्यु के अवसर पर भी गाए जाने वाले गीत लोकमानस की संजीवनी शक्ति है ना। गांव के लोगों का उत्सव इसी रूप में होता है। ठीक है, ये नहीं कि केक काट दिया और केक काट कर हैप्पी बर्थडे टू यू मना दिया, वहां पर गांव में अलग तरीके से है। हालांकि आज जहां जहां शहरीकरण की हवा लगी, सर वहाँ कैसा होता है, गांव में कैसा होता है? बता रहा हूं बेटा, वही बता रहा हूं। आज भी जहां जहां शहरीकरण की हवा लगी है, तो वहां तक गांव में भी ये चीजें पसर गई है। और यही कारण है कि जो अपनी परंपरा है, वह परंपरा धीरे धीरे धूमिल हो रही है। पहले लोग होली में गीत गाते थे, होली के समय में खूब फाग गाते थे, ढोल मजीरे बजते थे, है ना, करताल बजते थे। और वहां पर गांव के होली के समय में शाम के टाइम में द्वार द्वार पर जाकर लोग अबीर लगाते थे, गुलाल लगाते थे, है ना, और द्वार द्वार पर नाचते थे, गाते थे। सारे लोगों में एकत्व स्थापित होता था, एकता स्थापित होती थी, भावनात्मक संबंध से जुड़े रहते थे। समय कितना बदल गया कि देखो, आज गांव में होली के समय में प्रत्येक घर अपना अपना, सिर्फ अपना अपना होली, अपने घर में खाया, अपने पिए, घर में रहा और अपने घर में रह गया। गांव में भी ये बात आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि शहर में प्रत्येक व्यक्ति अजनबी हो गया है, प्रत्येक व्यक्ति में अकेलापन हो गया है। और यही कारण है कि बगल वाले पड़ोस में भी शहर में कोई व्यक्ति मर जा रहा है, किसी व्यक्ति की बहुत तबीयत खराब है, कोई देखने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। और गांव में भी ये सारी चीजें घुस गई है। तो जो अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, वह भी अपनी परंपरा, अपने जो मूल्य हैं, वह धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम विदेशी चीजों के, विदेशी बातों के, विदेशी विषयों के, विदेशी विचारों के, विदेशी खान पान के कायल हो गए हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को यह जानना जरूरी है, होली हो या दीपावली हो या कोई भी पर्व, तीज त्योहार हो, पहले जितने धूमधाम से मनाए जाते थे, जिस उत्सव के साथ मनाए जाते थे, जिस हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते थे, अब वह धीरे धीरे वीरान होते जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये जो लोकगीत है, इसके बावजूद भी लोकगीत आज भी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को संजो कर रखे हुए हैं। क्योंकि लोकगीत को लिखा नहीं जाता, लोकगीत तो मौखिक संप्रेषण के बहुत ही सशक्त परंपरागत माध्यम है ना। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी जो लड़कियां हैं, नारियां हैं, अगर कुछ नारियां गाती हैं तो लड़कियां भी धीरे धीरे सीखती हैं। तो इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती चली आई, है ना। तो बच्चे के जन्म के समय, छठी के समय, विवाह के समय, यहां तक कि मृत्यु के अवसर पर भी गाए जाने वाले गीत लोकमानस की संजीवनी शक्ति। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य। लोक नृत्य भी मौखिक संप्रेषण का परंपरागत माध्यम है। और लोक नृत्य लोक जीवन के हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति है। लोग केवल आमजन, गांव के लोग केवल गीत ही नहीं गाते, नाचते भी हैं, है ना। और अलग अलग जगहों पर, जैसे पता चलता है कि किसी की बारात गई, लड़के की बारात गई, और तो लड़के के घर वाले, घर की जो नारियां होती हैं, वे क्या करती हैं? एक तरह से नृत्य करती हैं, रात के टाइम में नृत्य करती हैं ताकि रात कटे। तो जो लोक नृत्य है, लोक जीवन के हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति है ना। और इस लोक नृत्य की प्रस्तुति में लय, ताल, भाव, भंगिमा, अंग संचालन के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की अभिव्यक्ति होती है। यानी लोक नृत्य की जब प्रस्तुति होती है, तो ऐसा नहीं कि केवल नाचना
और गाना हो गया। उसमें पूरे लय ताल होते हैं, भाव भंगिमाएं होती हैं। कोई उसी में कोई नारी पुरुष बन जाएगी, मूछे लगा लेगी, है ना, भाव भंगिमाएं, अंग संचालन, और इसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की अभिव्यक्ति होती है। भावों की उत्पत्ति यानी भावों को, भावनाओं को, संवेदनाओं को उभारने में और उसको अभिव्यक्त करने में लोक नृत्य एक नैसर्गिक माध्यम है। नैसर्गिक मतलब क्या, नेचुरल मीडियम, प्राकृतिक माध्यम है ये, है ना। क्योंकि प्रकृति में मोर भी नाचता है, पपीहे पुकारता है, कोयल की कूक, पपीहे की पुकार, मोर का नाचना, ये क्या है, नैसर्गिक माध्यम है ना। और इन सब का प्रभाव लोक मानस में भी है ना। तो ये जो लोक नृत्य होते हैं अनेक है, अनेक इसके रूप हैं, लोक नृत्य के अनेक रूप हैं। एक जो लोक नृत्य होता है खुद के सुख के लिए होता है, यानी निजीगत सुख के लिए, इसीलिए इसे स्वांतः सुखाय संबंधी लोक नृत्य कहा गया है। कुछ व्यक्ति का, कुछ लोगों का शौक होता है, रुचि होती है ना, और वे प्रत्येक दिन एक अभ्यास के तौर पर अपना नृत्य करते हैं, लोक नृत्य करते हैं, है ना। तो स्वांतः सुखाय संबंधी लोक नृत्य। दूसरा है उत्सव और अनुष्ठान संबंधी लोक नृत्य। मैंने बताया ना कि जैसे होली के समय में, है ना, यज्ञ के समय में, अष्टयाम के समय में, कृष्ण लीला के समय में, है ना। तो उत्सव के समय में, विवाह के समय में आजकल खूब लोग नाचते हैं। देखो, यहां तक कि आप लोग देखे होंगे सरस्वती पूजा के समय में, जैसे आप फरवरी महीना जब आएगा तो उस समय सरस्वती पूजन होता है। सरस्वती पूजा में आप देखते हैं, है ना, तो उस समय उत्सव के समय में लोग नाचते हैं। उत्सव और अनुष्ठान संबंधी भी लोक नृत्य करते हैं, बिल्कुल होता है। हाँ सर, वो नवरात्रि का जागरण होता है ना सोसाइटी में, तो बाहर से भी आते हैं, मतलब बिल्कुल आते हैं। कि ये सब परंपरागत माध्यम है, सामाजिक लोक नृत्य है, सामाजिक लोक नृत्य है। यानी ये जो लोक नृत्य है सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ावा देने में सहायक होते हैं, है ना। यानी समाज की चेतना को आंदोलित करने में, समाज की चेतना को जगाने में लोक नृत्यों की काफी भूमिका होती है, क्योंकि व्यक्ति सामने से देखता है और उसका प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप देखें कि जगह जगह पर जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, तो नुक्कड़ नाटक होते हैं तो उसमें डांस भी होता है ना, उसमें लोग नाचते भी हैं, है ना। तो सामाजिक लोक नृत्य लोगों की चेतना को जगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपराध संबंधी लोक नृत्य हो गया, है ना, अपराध संबंधी, विधवा विवाह संबंधी, भ्रूण हत्या संबंधी, है ना, और धर्म और अधर्म संबंधी। तो ये सामाजिक लोक नृत्य होते हैं जो समाज की चेतना को जगाते हैं। और इसी प्रकार मनोरंजक परक भी कुछ लोक नृत्य होते हैं। कुछ लोक नृत्य ऐसे होते हैं जिनको देखने पर हंसी आने लगती है, खूब हंसते हैं, है ना, यानी बेढब तरीके से नाचना। और कुल मिलाकर के जितने भी लोक नृत्य होते हैं उन सब से मनोरंजन होता है, व्यक्ति उसमें रम जाता है देखने के लिए। अगर बहुत अच्छा नृत्य है तो कहते हैं वाह मजा आ गया, है ना। लोग फिल्में देखने जाते हैं तो उसमें भी तो नृत्य है, लेकिन जो लोक नृत्य होता है वह अलग अलग उसका प्रकार है, उसका अलग मजा है ना। और कुछ लोक नृत्य होते हैं जो श्रम साध्य होते हैं, है ना, श्रम पर आधारित होते हैं, यानी व्यावसायिक होते हैं। हेलो सर। हाँ सर, इतना अभी जरूरी काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। कितना रोल नंबर? 1486 अभिज्ञान। बना दूंगा, ठीक है, बना दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जो लोक नृत्य हैं उनके अनेक रूप हैं। स्वांतः सुखाय संबंधी लोक नृत्य, उद्भव और अनुष्ठान संबंधी लोक नृत्य, सामाजिक लोक नृत्य, मनोरंजन परक लोक नृत्य और श्रम साध्य संबंधी लोक नृत्य, है ना। कुछ लोक नृत्य होते हैं जिनसे लोग पैसा कमाते हैं। ऐसे ही लोग, अगर बाहर के लोगों को बुलाया जाता है, जैसे कॉलेज में, अपने ही कॉलेज में या जैसे श्री राम कॉलेज में लोगों को बुलाया जाता है, तो वहां पर जो लोग नाचने आते हैं
तो नाचने आते हैं तो उसके लिए पैसा लेते हैं, है ना। तो श्रम साध्य संबंधी लोक नृत्य भी होते हैं, है ना। तो सभी लोक नृत्य, ये जो जितने लोक नृत्य बताया 5 प्रकार के लोक नृत्य, यानी लोक नृत्य के कई रूप हैं, इन सभी रूपों को सामूहिक अभिव्यक्ति का सूचक माना गया, क्योंकि यह अकेले नहीं, समूह के लिए सामूहिक अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि इन सभी लोक नृत्यों में लोक जीवन की परंपरा, लोक जीवन के संस्कार और आत्मविश्वास शामिल होते हैं, है ना। इसमें लोक का विश्वास शामिल होता है, लोक का संस्कार शामिल होता है, लोक जीवन की परंपरा शामिल होती है, ठीक है। और यही कारण है कि आज भी लोक नृत्य मौखिक संप्रेषण के माध्यम बने हुए हैं, ठीक है। सामूहिक मनोरंजन और लोक शिक्षण के भी सशक्त माध्यम है, सामूहिक मनोरंजन और लोक शिक्षण के भी सशक्त माध्यम है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखें लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश में जैसे चांचरी है, रसिया है, रास है, रासक है, झूला है, ये सब क्या है, वहां पर अलग अलग नाम है ना। इसी प्रकार गुजरात का तो आप लोग जानते ही हैं, गुजरात का गरबा वो क्या है, लोक नृत्य है। डांडिया क्या है, लोक नृत्य है। पंजाब का आप देखिए भांगड़ा, है ना, भांगड़ा डांस जो लोग करते हैं, पंजाब का भांगड़ा बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में आप देखिए घूमर, है ना, घाघरा पहन करके नाचना, राजस्थान में घूमर है, तेरा ताली है। ये सब क्या है, सामूहिक मनोरंजन और लोक शिक्षण के भी साधन है। आजकल लोगों को सिखाया भी जाता है, ठीक है। और आज भी हम देखें तो अब गणतंत्र दिवस, रिपब्लिकन डे आने वाला है ना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, क्योंकि भारत क्या है, विविध संस्कृतियों का देश है ना, अनेक संस्कृतियों का देश है। और भारत की इस विविधता ने ही एकता का निर्माण किया है ना। विविध संस्कृतियां मिलकर ही एकता का निर्माण की है ना। तो आज भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप देखेंगे कि यहीं पर दिल्ली में विभिन्न राज्य अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी लोक परंपरा, अपने अपने विश्वास, लोक विश्वास की झांकियां प्रस्तुत करते हैं और पुरस्कृत भी होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटे क्लास यहीं पर मैं खत्म करता हूं, ठीक है। अटेंडेंस ले लेता हूं मैं आप लोगों की। कल क्यों छुट्टी रहेगी बेटा? सर नहीं हो रहा। अरे 9 वर्ष के ऊपर, अच्छा 1 तारीख है कल। हाँ सर, बेटा सर देखने की जरूरत नहीं है सर। तुम लोगों का क्या विचार है ये बताओ। सर तुम ये तो लोगों बोला का था क्या विचार छुट्टी है? मिल जाए, अगले साल फिर नई शुरुआत करें। क्या? एक नई शुरुआत हो जाए। ठीक है बेटा, कल नहीं लेंगे क्लास, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, मेरी बात मान लो, तुम लोगों की भी बात मैं मानता आया। जी सर। नेक्स्ट टाइम में क्योंकि हमारी क्लास 4 फरवरी तक चलेगी, ठीक है। जी तो सर ठीक है। 4 फरवरी नहीं, लास्ट फरवरी, 4 मार्च तक चलेगी हमारी क्लास, ठीक है। 4 मार्च लास्ट क्लास है हमारी। ठीक है सर। तो वैसी अवस्था में हमें सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। और सिलेबस जब पूरा करना है तो सिलेबस पूरा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस को अपनी मुट्ठी में लाना है, ताकि तुम लोगों के दिमाग में कोई डाउट हो आगे चल करके तो उसे तुम मुझसे पूछ सको कि सर यहाँ पर दिक्कत है, और उसका मैं रिवीजन करवा सकूं, ठीक है। तो बीच बीच में जब जब मैं कहूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए तो तुम लोग तैयार रहना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना। अब बाकी अगर ऐसे जैसे चल रहा है, अगर सिलेबस पूरा हो जाता है तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। हाँ? सर मंडे के क्लास तो नहीं होगी ना फिर? मंडे को एक काम करते हैं बेटा, मंडे को क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। तो सर फिर कल नहीं ले रहे ना? हाँ, तो कल तो नहीं ले रहे ना फिर? कल तो तुम ही लोग कह रहे हो, कल छोड़ दे रहा हूँ ना। ठीक है सर, फिर कल रहने दो, मंडे को ले लेना। कल तुम लोग एंजॉय करो, ठीक है।
और मंडे को क्लास रख देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, मंडे को क्लास ले लूंगा। ठीक है, कल की क्लास मंडे को ले लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। 1402, Present, sir. 1403, 1404, 1405, Present, sir. 1406, 1407, 1408,